Jai Hind everyone, my name is Anurag Shrivastava and today I am here with another MCQ series for you all. आज के इस क्लास में we will discuss about contract law. जो contract law से related जितने भी MCQs हैं, कुछ MCQs उसमें से पिक किए गए हैं आज के इस सीरीज के लिए. I welcome you all on our YouTube channel. चलिए स्टार्ट करते हैं इस MCQ सीरीज को. आपके सामने पहला क्वेश्चन है, which of the following feature is not essential for a contract? ड्रिल पुरानी वाली ही है. आफ्टर रीडिंग अ क्वेश्चन आपके पास 10 सेकंड का टाइम है इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए. एक पेन या पेपर पे आंसर को नोट करते रहिए, लास्ट में आप अपने नंबर्स को चेक कर सकते हैं. पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास देने के लिए समय शुरू होता है अब. 10 सेकंड्स स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ. I repeat the question, which of the following feature is not essential for the contract? It should be in writing only, free consent of the parties competent to the contract, lawful consideration and lawful object. It should not be declared void expressly. If you will go through the provision of section 10 of the act plus some other rules with regard to the contract, you will find that कि free consent तो होना जरूरी है, competent parties होना जरूरी है as per section 11, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट भी जरूरी है एज पर सेक्शन 23 एंड 24. इसके अलावा इट शुड नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड एक्सप्रेसली एज पर सेक्शन 24 से लेके 30 तक इनफैक्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है. बचा क्या आपका इन राइटिंग ओनली. नो, दिस इज the correct answer. This is not the essential feature of the contract. A contract can be oral also and written also. तो इससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं. जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के सब हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं. ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी कंपेटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड हियरबाय नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एक्सप्रेसली. प्लस अदर एसेंशियल एलिमेंट्स को भी मेंशन किया गया, जैसे कि आपका ऑफर, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रेगुलेशन. इट कुड बी ओरल, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, which means आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल में हो सकता है एंड ऑप्शन नंबर ए वाज रॉन्ग. तो वहां पे आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं. 1 का ए सही है. चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ प्रपोजल, एन ऑफर, एन एग्रीमेंट, नन ऑफ द अबव. The correct answer is C. Very easy question. एग्जाम में कई बार आपके सामने ऐसे इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं. आपको पूरा एक सीक्वेंस याद करना पड़ेगा कि ऑफर, ऑफर से एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से प्रॉमिस, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन बिकम्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? एग्रीमेंट. You can also refer the relevant provision which is section 2E of the act. 2E में क्या कहा गया है? 2E की एग्जैक्ट वर्डिंग है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. यहां पे हमने एक एग्जांपल भी दे दिया है, इसको आप क्लियर कर सकते हो. चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे. अब ए प्रोपोजेस, यहां पे ये ए एक पर्सन का नाम है. ए प्रोपोजेस टू बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी. ए प्रोपोजेस to sell a house to B. The communication of proposal is completed. ये है आपके ऑप्शन. When A makes such proposal, when proposal comes to a knowledge of B, both A, B and option number D is none of the above. दस सेकेंड आपके शुरू हो चुके हैं. फटाफट अपने आंसर्स को राइट कर लीजिए. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. अगर इफ यू कैन रिकॉल द रूल्स विद रिगार्ड टू द कम्युनिकेशन, आप यहां पे एक पूरे रूल का एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हो. बेसिकली इन केस ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू अ नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. बेसिकली अ प्रपोजल इज मेड टू एन अदर पर्सन हु इज नोन एज एक्सेप्टर. एक्सेप्टेंस के लिए दो अलग अलग इंस्टांसेस होते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है जब एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में आ जाती है. फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है जब ये प्रपोजर के नॉलेज में आ जाता है. बट इन केस ऑफ प्रपोजल रूल इज वेरी सिंपल.
प्रपोजल कब कंप्लीट होता है? जब वो प्रपोजल जिसको दिया गया है उसके नॉलेज में आ जाए। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड। यहां पे एक पॉइंट आता है रिवोकेशन के कम्युनिकेशन का, यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिवोकेशन के कम्युनिकेशन का। प्लीज उससे इसको कंफ्यूज मत करना, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, विच इज इनफैक्ट अगले क्वेश्चन पे, विच इज अ लुनेटिक एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, इन्फोर्सेबल, वॉइड, अनइन्फोर्सेबल। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये है, अ लुनेटिक एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, इन्फोर्सेबल, अनइन्फोर्सेबल या फिर वॉइड। करेक्ट आंसर है वॉइड। याद कीजिए पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉइंट्स थे। पार्टी शुड बी मेजॉरिटी ऑफ एक्ट, सॉरी मेजॉरिटी ऑफ एज, और दूसरा था साउंड माइंड। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा होगा? इट विल बी वॉइड, ठीक है। अ लुनेटिक मतलब इट इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन नंबर 2 ऑफ साउंड माइंड। A lunatic is a person of unsound mind who is incapable of making decisions by himself. इसीलिए वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B of the Indian Contract Act, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, काउंटर ऑफर, नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। जो बच्चे मेरे इस समय लाइव ऑनलाइन क्लासेस में हैं, आप भी अपने आंसर्स को फटाफट लिख सकते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट बताइए। द करेक्ट आंसर इज ए, एक्सेप्टेंस, ठीक है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। फॉर दिस वेरी पर्पस वी विल रेफर सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कहता है 2B? when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when a proposal is accepted it become the promise, ठीक है। तो ये एक बड़ा इजी सा प्रोविजन था। यहां पे कुछ पार्टीज के बारे में बताया गया है अंडर सेक्शन 2C कि द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी, ठीक है। तो ये एक ट्रिवियल इंफॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए अलग से मेंशन कर दी गई है इस पीडीएफ में, आप इसको रेफर कर सकते हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। आई होप अभी तक आप में से सभी लोग जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया होगा। चलते हैं आगे। आई विल एक्सपेक्ट 10 आउट ऑफ 10 इन दिस क्वेश्चन सीरीज, क्योंकि बड़ी इजी सी सीरीज है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज A, B, C, D। करेक्ट सीक्वेंस क्या है आप रीड कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 15 सेकंड्स का टाइम देते हैं, फटाफट इसको रीड कीजिए और इसको सही सॉल्व करके अपने कॉपी में नोट कीजिए। सबसे पहले क्या एग्जिस्टेंस में आता है? सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आता है, हमेशा सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आता है वो है ऑफर। जब ऑफर रहेगा उसके बाद की चीजें आगे चलेंगी। तो सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है? ऑफर, विच मींस जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। सेकेंड थिंग, व्हेन ऑफर एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस एंड व्हेन प्रॉमिस गेट सम कंसिडरेशन, प्रॉमिस फॉर एवरी अदर प्रॉमिस इट बिकम एग्रीमेंट। तो सबसे पहले ऑफर गेट एक्सेप्टेंस, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? ए और डी। व्हेन ऑफर गेट एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन बिकम एग्रीमेंट। तो पहले एग्रीमेंट आया कि पहले कंसिडरेशन आया? बिल्कुल सही, पहले कंसिडरेशन आया, क्योंकि आपकी एज पर द डेफिनेशन गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, promise and every set of promise forming part of consideration is
एग्रीमेंट। तो क्या हुआ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन will result in agreement, which means option number D is absolutely correct। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, which is question number 7। an agreement not enforceable by law is called void agreement, valid agreement, voidable agreement, none of the above। फटाफट अपने आंसर्स को टाइप कीजिए चैट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में, अपने आंसर्स अपने डाउट्स को टाइप कीजिए। हमारी फैकल्टीज आपसे कांटेक्ट करेंगी, आपके सभी डाउट्स को दूर किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉइड एग्रीमेंट। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पॉसी कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट इसका सही आंसर कीजिए, 10 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर आप इनमें से सभी की मीनिंग देखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आप लोग पढ़ते हो एक डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये है आपका अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे कहा जाता है कि इफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ एन एग्रीमेंट to do an act which is impossible in itself, such agreement is declared void। यहां पे आप क्या कहते हैं, आपने इनिशियल और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी दोनों को डील करता है ये सेक्शन, और कहता है कि अगर कभी कोई काम इम्पॉसिबल हो गया करने को, वहां कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वहां कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म मतलब void हो जाएगा। और उस तरह के प्रोविजंस को हम लोग कहते हैं, या उस तरह के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसके अलावा जो एक और टर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे है, वो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में भी हमने अपने इस सीरीज के नोट्स में मेंशन किया हुआ है, आप रेफर कर सकते हो। बेसिकली प्रिविटी का मतलब होता है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड एज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और कोई तीसरा पार्टी उसमें केस करना चाहता है, सूट फाइल करना चाहता है, नहीं कर सकता है। Only parties to the contract have a right to enforce the rights and duties under the contract। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following section of Indian Contract Act defines coercion? आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है इसका सेक्शन 15 ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने पूरे एक सीक्वेंस वाइज प्रोविजन याद किया होगा तो सेक्शन नंबर 13 आपका स्टार्ट करता है कंसर्न को, 14 स्टेट करता है फ्री कंसर्न को, और 14 के बाद जो सीरीज शुरू होती है वो डिफाइन करती है उन एलिमेंट्स को जिनके कारण आपका कंसर्न फ्री नहीं होता है। जैसे कि सेक्शन 15, 16, 17, 18। 15 डील करता है कोर्शन से, 16 डील करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस से, 17 डील करता है फ्रॉड से, और 18 डील करता है मिस रिप्रेजेंटेशन से, 19 इनके इंपैक्ट को डिफाइन करता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, 15। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, एक मेजर सीक्वेंस है आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। ये सीक्वेंस भूलने वाली चीज नहीं है, बिकॉज आप जब भी सेक्शन 14 पढ़ोगे 15, 16, 17, 18 और 19 साथ में ही याद करना होगा। इसके अलावा कोर्शन होता क्या है, कोर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड द लॉफुल or the unlawful detaining or threatening to detain any property to prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। इसे हम क्या कहते हैं, coercion। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, which is our last question of this series for today, and the question is literal meaning of the word wage is wages, bet, salary, condition। आपका समय शुरू होता है अब।
अगर आपका आंसर है बी बेट, तो आपका आंसर 100% करेक्ट है। आप सेक्शन 30 में, इन सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट वेगरिंग एग्रीमेंट को एक्सप्लेन किया गया है, विच इज void by the law, which is void in the eyes of law, which cannot be enforced by law in any situation। ठीक है, तो आप सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट रेफर कर सकते हैं फॉर वेगरिंग एग्रीमेंट। आई होप यहां तक आपको कोई चीजें, कुछ किसी चीज में कोई डाउट नहीं होगा, आपको ये एमसीक्यू सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं जो हम आने वाले वीडियोस में इंक्लूड कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी फैकल्टीज, हमारी टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी। हमारी टीम्स आपके हर क्वेश्चन की रिप्लाई जरूर करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाए रहें, ताकि हमारी जब भी इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आए, आप इमीडिएट आपको वो चीज पता चले और आप उसको रेफर कर सको फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एंड जय हिंद।